हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, गुप्त काल का जो कार्यकाल था यानी कि गुप्त काल ये 319 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी से लेकर के हम यहाँ पर 540 ईस्वी के बीच के काल को देखेंगे, जो कि गुप्त काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। और ये गुप्त काल है, नावा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त वंश की संस्थापक की बात करें तो वो श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए? श्रीगुप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे? जो गुप्त थे वो किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, राजा होते थे, उनके कुछ सामंत होते थे, उसी तरह से गुप्त जो थे वह कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? देखिए, महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम और वह पहला शासक हुआ गुप्त वंश का जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पर अभिलेख दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति इस अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद बिलसड़ स्तंभ लेख जो है वह कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वह स्कंदगुप्त से संबंधित है। वहीं पर मंदसौर लेख जो है वह वधुवर्मन से संबंधित है। ठीक है, वधुवर्मन से संबंधित है। तो ये 4 अभिलेख हैं और इधर राजाओं के नाम दिए हुए हैं। तो इसको इसी तरह से याद रखिएगा, ये मिला हुआ है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड़ स्तंभ लेख जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। और मंदसौर लेख जो है वह वधुवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? देखिए, गुप्त काल के दौरान ऐसा व्यक्ति जो थे वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। ठीक है, और ये गुप्त काल में हुए। तो प्रश्न था कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ऐसा व्यक्ति जो थे वो आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। देखिए, गुप्त शासक में जो दरबारी भाषा का प्रयोग किया जाता था वह भाषा था संस्कृत। यानी कि दरबारों में प्रयोग किए जाने वाला जो भाषा था गुप्त काल में वह संस्कृत भाषा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो भारत का नेपोलियन कहकर किसे पुकारा जाता है? तो वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे किसने कहा था? तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? देखिए, गुप्त वंश का वह राजा जो हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का वह शासक हुआ जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए, जो गुप्त राजवंश था वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह स्थापत्य एवं कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कला एवं स्थापत्य के लिए जो गुप्त वंश है वह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 की अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? जो अजंता में कलाकृतियां हैं वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है, जो अजंता में कलाकृतियां हैं वह किससे संबंधित है? वह गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है हमारा कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? देखिए, जो कवि कालिदास थे वह किसके राज कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इसी को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये कवि राज कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 की अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि अजंता की जो चित्रकारी थी उसका विषय वस्तु क्या था। तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। देखिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय था। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण्य अभिलेख का जो संबंध है वह किस शासक से है, तो यह भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है, भानुगुप्त से है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो फाहियान था वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फाहियान था वह भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। देखिए, गोल्डन एज, भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज जो है वह गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, फाहियान कहाँ का निवासी था। जो फाहियान था वह कहाँ का निवासी था, तो फाहियान चीन का निवासी था। ठीक है, फाहियान कहाँ का निवासी था, फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। जो सेतुबंध है उसके रचनाकार हुए प्रवरसेन, और प्रवरसेन जो है वह वाकाटक वंश का शासक था। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो प्रवरसेन जो है वाकाटक वंश का शासक था और इसकी एक रचना है सेतुबंध। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। देखिए, कविराज जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त काल का शासक थे और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है। जो स्कंदगुप्त है उसको शक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख से। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को जो है शक्रोपम कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो श्रीलंका के एक राजा हुए जो मेघवर्मन थे और उन्होंने अनुमति मांगा था मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से। तो वह कौन सा स्थान था, तो वह स्थान था बोध गया। ठीक है, बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर देखेंगे कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। देखिए, मंदिर निर्माण कला का जो जन्म माना जाता है वह गुप्त काल में माना जाता है। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, तो यह गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 23 कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण की जब उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है, शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। कब किया, जब इन्होंने शकों का क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया, तब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। चलिए, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। देखिए, गुप्त काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता जो थे वह विष्णु थे। ठीक है, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता का नाम क्या था, विष्णु था। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो ये शकों को पराजित करने के बाद, और शकों के पराजित करने के बाद ही इन्होंने जो है एक उपाधि धारण किया था जो था विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद एक उपाधि धारण की जो थी विक्रमादित्य की उपाधि, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद एक विशेष प्रकार के चांदी की सिक्के जारी किए। चलिए, प्रश्न संख्या अब हम लोग 26 देखेंगे, महरौली दिल्ली
स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो उसका जो निर्माण है चतुर्थ सदी में हुआ था। दिल्ली में स्थित जो महरौली लौह स्तंभ है उसका निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है कि फहियान और ह्वेंत्संग ने के राज्यों को देखा था, यानी कि किन किन राजाओं के राज्यों को देखा था? तो फहियान जो थे वह चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखे थे। फहियान और ह्वेंत्संग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। चलिए प्रश्न संख्या 28 हम यहाँ पर देख रहे हैं। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी क्या थे? तो यहाँ पर जो धन्वंतरी थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सक, प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में थे और ये नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? देखिए जो गुप्त काल की शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, गुप्त काल की जो शासन प्रणाली थी वह कैसी थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी, ठीक है, फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? देखिए फोकुओकी में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जो विवरण है वह फहियान द्वारा रचित ग्रंथ में नहीं मिलता है। बाकी बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण मिलता है और बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों का भी वर्णन जो है वह फहियान द्वारा रचित जो ग्रंथ है फोकुओकी में मिलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में जो गुफाएं, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुप्त काल में निर्मित जो गुफा थे वह 16, 17 और 19 थे। गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है इनका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। 16, 17 और 19। ठीक है, 16, 17 और 19 इन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो जो अमर सिंह जो थे वो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। ठीक है, अमरकोश के लेखक कौन हुए? अमर सिंह हुए। और ये किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। गुप्त सावंत जो है 319 से 320 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुआ। तो उस गुप्त सावंत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि गुप्त वंश का शुरुआत किसने किया था? तो इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, गुप्त वंश की शुरुआत, गुप्त सावंत की शुरुआत किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत का जो प्रारंभ किया था वह अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। यानी कि जब वह राज सिंहासन पर बैठ रहा था तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के स्मारक के रूप में यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत की रचना की थी। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन हुए? हरिसेन हुए। और ये किस शासक का दरबारी कवि थे? तो ये जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है? हरिसेन है। और हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त
के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, गुप्त काल को भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका पीछे का कारण है कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, तो इसी वजह से जो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 यहाँ पर है कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है उसका निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया था। ठीक है, तो सारनाथ का धमेक स्तूप का जो निर्माण है वह कब किया गया था? वह गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा था उसे दिनार कहा जाता था। जो सोने के सिक्के या मुद्रा थे उनको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 40 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? देखिए, कुमार संभव जो है वह लिखा गया था कालिदास के द्वारा। ठीक है, कुमार संभव के लेखक कौन हुए? कालिदास हुए। प्रश्न संख्या 41 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वह गुप्त काल में किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब है? गुप्त काल है। चलिए प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। देखिए, गुप्त काल में जो भू राजस्व लिया जाता था वह उपज का छठा भाग लिया जाता था। यानी कि आप जितना उपज करेंगे उसका छठा भाग ले लिया जाएगा आपसे। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 43 देखेंगे। 43 है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों की जो क्रमिक पतन है वह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए प्रश्न संख्या 44 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 44 है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी कि गांव अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। यहाँ पर है कि दिल्ली के महरौली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो जो दिल्ली के महरौली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो स्थित लौह स्तंभ है वह चंद्र के स्मृति, ठीक है, चंद्र के स्मृति में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन है? यानी कि जो कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्र, इस नाटक के जो नायक है उसका नाम क्या है? तो इस नायक के जो नाटक थे उनका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 47 देख रहे हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यहाँ पर जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है उसके प्रयाग अभिलेख में है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की सैनिक के उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? तो प्रयाग के अभिलेख में है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 48 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये जो था गुप्त काल में था। ठीक है, गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से जो सबसे ज्यादा विचलित हुआ था वह गुप्त राजवंश था। ठीक है, गुप्त राजवंश जो था वह हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। प्रश्न क्या 50 यहाँ पर अब हमारे सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? देखिए, कालिदास के द्वारा जो नहीं लिखा गया था वह जानकी हरण है। जानकी हरण जो है वह कालिदास ने नहीं लिखा था। बाकी जो मालविकाग्नि मित्र जो है ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की रचना है और विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। अजंता गुफाओं के सिरखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अजंता गुफाओं की सिरखी जैसी जो गुफाएं
स्थित है, वह बाग या धार में स्थित है। ठीक है, बाग या धार में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था। तो जो गुप्त वंश था वह 319 से लेकर के 500 ईस्वी के बीच का शासन किया था। प्रश्न संख्या 53, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वह गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। आगे देखेंगे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। सोने की जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वह गुप्त काल में किए गए और गुप्त काल में ही बाल विवाह प्रथा शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था। तो यूरोपीय भाषा में पहला बार अनुवादित कोई ग्रंथ किया गया था, उस ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम वह अभिलेख है जिसको पहली बार यानी कि प्रथम भारतीय ग्रंथ हुआ जिसको यूरोपीय भाषा में क्या किया गया था, अनुवादित किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वह कालिदास है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वो कालिदास हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 56 देख रहे हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है वह एरण्य अभिलेख से मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वह कहाँ से मिलता है, एरण्य अभिलेख से मिलता है। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। गुप्त वंश के जो शासक है उनको सही क्रम से लगाना है। तो ये जो लगा हुआ है ये सही क्रम में ही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और सबसे अंत में स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये क्रम से लगा हुआ है, इसी क्रम में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखेंगे, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था बयाना भरतपुर से। ठीक है, बयाना भरतपुर से जो है गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के अगर संस्थापक की बात करें तो वह माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो यह है कुमारगुप्त प्रथम को। कथन, अब यहाँ प्रश्न संख्या 60 है, एक तरफ कथन दिया हुआ है, दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कथन और कारण को। यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 60 देख रहे हैं और ये है कि ये दोनों जो बातें हैं कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ये सही है। उसके बाद जो था गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये बात भी सही है। ये दोनों बात सही है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, जो कारण है वह कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखेंगे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार था वह किस एक पत्तन से संचालित होता था, तो वह था ताम्रलिप्ति से। ठीक है, ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो चांदी के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए उसको रूपक कहा जाता था। ठीक है, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या जो देख रहे हैं 63 देख रहे हैं। देखिए, विशाख दत्त क्या थे, तो विशाख दत्त क्या था, एक नाटक था। वारह महिर क्या थे, वारह महिर जो थे वह खगोल विज्ञान था
और चरक, चरक क्या थे? ये चिकित्सक थे, चिकित्सा के क्षेत्र में थे, और ब्रह्मगुप्त जो थे वह गणितज्ञ थे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। विशाखदत्त नाटक के साथ मिलाएंगे, ए को 2 के साथ मिलाएंगे, फिर वारामहिर जो है इनको खगोल विज्ञान के साथ मिलाएंगे, 3 से मिलाएंगे, चरक को चिकित्सा से मिलाएंगे, चरक का एक बुक भी है चरक संहिता, ठीक है, और ब्रह्मगुप्त को हम लोग यहाँ पर गणित से मिला लेंगे। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 64। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो कला विद्या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं स्थापत्य का जो महान केंद्र था वह उज्जैन था, ठीक है, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का जो महान केंद्र था वह कौन था? उज्जैन था। चलिए प्रश्न संख्या 65 यहाँ पर हमारे सामने है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो यहाँ पर जो कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी जो गिनती है विश्व के 100 सबसे बेहतर प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम की, ठीक है। तो कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? यानी कि जो हम दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं उसका आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो वह गुप्त युग को जाता है, ठीक है, गुप्त युग को जाता है। प्रश्न संख्या 67 यहाँ पर हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? गुप्त वंश के पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो यह है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, यह जो है गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं बना, जबकि ये 3 जो है ये गुप्त वंश के पतन का कारण बने। जैसे कि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, फिर दूसरा कारण बना हुणों का आक्रमण, ठीक है, गुप्त वंश में हुणों का आक्रमण बढ़ गया था और प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी बढ़ गया था, तो यही गुप्त वंश के पतन का कारण भी बने। चलिए प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो बीड़ा बजाते हुए जो अंकित किया गया था सिक्कों पर, वह किसके सिक्कों पर, मतलब यहाँ पर किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो यह समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था, समुद्रगुप्त ने। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह भारतीय महान विद्वान जो थे वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में क्या किया था? स्थापित किया था, उसको पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था, तो ये आर्यभट्ट हुए। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? जो गुप्तकाल की एक पुस्तक है नवीनतम, इसका जो संबंध है वह चिकित्सा से है, ठीक है, नवीनतम जो है इसका संबंध चिकित्सा से है और नवीनतम के लेखक जो है वह धन्वंतरी थे। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 71। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो जो तांबा की सिक्का है इसे जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वह रामगुप्त था। रामगुप्त वह पहला गुप्त शासक हुआ जिसने तांबे की सिक्के जारी किए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, सूची 1 में शासक दिया गया है और सूची 2 में अभिलेख दिया गया है, ठीक है, और हम लोग प्रश्न संख्या 72 देख रहे हैं। देखिए सूची 1 में जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है वह महरौली लौह स्तंभ लेख से है। स्कंदगुप्त का जो संबंध है वह भीतरी स्तंभ लेख से है और बुद्धगुप्त का जो संबंध है वह पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख से है। तो फिर से देख लीजिए, समुद्रगुप्त का जो संबंध है वह प्रयाग प्रशस्ति से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है वह महरौली लौह स्तंभ लेख अभिलेख से है और स्कंदगुप्त का जो संबंध है भीतरी स्तंभ लेख से है और बुद्धगुप्त का जो संबंध है वह पहाड़पुर ताम्रपत्र से है। चलिए प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। यहाँ पर है कि सुमेलित करिए। एक तरफ मुद्रा के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ शासक दिया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 73 देख रहे हैं। देखिए कुमार देवी प्रकार की जो सिक्का जारी किया गया था वह चंद्रगुप्त प्रथम के काल में जारी किया गया था, ठीक है, कुमार देवी प्रकार की जो
सिक्के थी वह चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में जारी किया गया था। बीड़ा वादन प्रकार का जो सिक्का है वह समुद्रगुप्त के शासनकाल में जारी किया गया था। चक्र विक्रम प्रकार की जो सिक्का है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जारी किया गया था। और कार्तिकेय प्रकार के जो मुद्रा या सिक्का थे वह कुमारगुप्त प्रथम के काल में जारी किया गया था। फिर से देख लीजिए, कुमार देवी प्रकार की जो सिक्का है चंद्रगुप्त प्रथम के काल में जारी किया गया था। बीड़ा वादन प्रकार की जो सिक्का या मुद्रा था वह समुद्रगुप्त के शासनकाल में जारी किया गया था। चक्र विक्रम प्रकार की जो सिक्का या मुद्रा थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जारी किया गया था। और कार्तिकेय प्रकार की जो सिक्का थी वह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जारी किए गए थे। चलिए, इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 73 कंप्लीट होता है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 74 के तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 है, सुमेलित करना है हमें। फिर से एक तरफ शासक दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या हम 74 देख रहे हैं। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 74। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने जो है वह अश्वमेघ पराक्रम का उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त ने साक्रोपम की उपाधि धारण की थी। चलिए, इसी तरह से आप याद रखिएगा उनके उपाधियों को और उनके राजा का नाम और उनके साथ में उपाधियां। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 75 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी है। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी से थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी या औरत की नाम क्या थी? ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। ठीक है, फिर से देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम जो है कुमार देवी, और उसके बाद रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी, और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त था। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो है 76। ठीक है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? देखिए, दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय करने वाला जो राजा था, जो शासक था, उसका नाम समुद्रगुप्त था। तो किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो वह समुद्रगुप्त था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। सर्वराज्योक्षता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले यानी कि सर्वराज्योक्षता की उपाधि जो है वह धारण किया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 78 है कि किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? यानी कि शकों का जो अंतिम रूप से उन्मूलन किया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। तो यहाँ पर प्रश्न था कि किसने अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ उनकी रचना है। जैसे कि आर्यभट्ट ने रचना किया था, आर्यभट्ट की जो रचना है वह आर्यभट्टियम है, या रचना का है, पुस्तक का है। तो आर्यभट्ट की रचना क्या है? आर्यभट्टीय है, या आर्यभट्टियम कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। धन्वंतरी की जो रचना है वह नवनीतकम धन्वंतरी की रचना है। उसके बाद है ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वह ब्रह्म सिद्धांत है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की रचना जो है वह ब्रह्म सिद्धांत है। और वारामहिर की जो रचना है वह पंच सिद्धांतक है। ठीक है, वारामहिर की रचना क्या है? पंच सिद्धांतक है। तो ये एक तरफ लेखक या रचनाकार है, दूसरी तरफ उनकी रचना है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये सही सुमेलित है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 80 देखेंगे। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो
यहाँ पर है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। फिर से प्रश्न देखिए, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी और इसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, यानी कि सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी। तो सुदर्शन जो झील है इसकी दूसरी बार जो मरम्मत करवाया गया था वह स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया। पहली बार जो मरम्मत करवाया गया था वह शक शासक रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था और सुदर्शन झील का जो निर्माण था वह पुष्यगुप्त करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 81 सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ प्रशासक है। ठीक है, भुक्ति या प्रांत जो थे, भुक्ति या प्रांत, यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 81 देख रहे हैं। ठीक है, भुक्ति या प्रांत जो था इसके प्रशासक को उपारिक कहा जाता था। विषय यानी कि जिला, इसके अधिकारी को विषयपति कहा जाता था या प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। नगर के प्रमुख को नगरपति कहा जाता और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, तो भुक्ति या प्रांत के प्रमुख को उपारिक कहा जाता था, विषय या जिला के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था, नगर के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या डी है, महाशौपति व गज सेना का अध्यक्ष, ये जो है यह सुमेलित नहीं है। महाशौपति जो होता था वह अश्व सेना का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अश्व सेना का अध्यक्ष होता था, बाकी सभी मिले हुए हैं। जैसे महासंधि विग्राहक जो था वह युद्ध एवं शांति का मंत्री था। महासंधि विग्राहिक जो था युद्ध एवं शांति का मंत्री था। महादंड नायक जो था वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी थे गुप्त काल में उसको महादंड नायक कहा जाता था। विनय स्थिति स्थापक जो था उसको गुप्त काल में धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। और जो महाशौपति था वह अश्व सेना का प्रमुख होता था। गज सेना के जो प्रमुख थे उसको कटुक या गजपति भी कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या, अब यहाँ पर हम लोग 83 देख रहे हैं। 83 में जो है सुमेलित करना हमें, तो यहाँ पर है एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ मतलब यहाँ पर भूमि के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस भूमि का कार्य दिया गया है। जैसे क्षेत्र भूमि जो था वह कृषि योग्य भूमि था। जो क्षेत्र भूमि थे वह क्या थे, कृषि योग्य भूमि थे। जो वास्तु भूमि थे वह निवास योग्य भूमि थे। जो वास्तु भूमि थे वह क्या थे, निवास योग्य भूमि थे। और अप्रहत भूमि जो था वह जंगली भूमि था। अप्रहत भूमि जो थे वह जंगली भूमि थे और खिल भूमि जो था वह कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि था। तो ये भूमि के प्रकार दिए गए हैं और उनके इस तरफ कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 84 देखेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं, 84। और 84 में जो पहला है प्रयाग प्रशस्ति, ये जो है सम्मिलित नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं उनका नाम हरिसेन है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं उनका नाम हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन। और यहाँ पर जो रवि कीर्ति हैं, रवि कीर्ति जो है एहोल अभिलेख के लेखक हैं। ठीक है, एहोल अभिलेख के लेखक हैं। ठीक है, एहोल अभिलेख के लेखक का नाम क्या है, रवि कीर्ति। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम है हरिसेन। ठीक है, बाकी सभी मिले हुए हैं। जैसे कृतार्जुनियम के लेखक कौन हुए, भारवी हुए। दास कुमार चरित्र के लेखक दंडीन हुए और मृच्छ कटिकम के लेखक कौन हुए, शूद्रक हुए। तो याद रखेगा, मृच्छ कटिकम के लेखक शूद्रक हुए, दास कुमार चरित्र के लेखक दंडीन हुए और कृतार्जुनियम के लेखक जो है वह भारवी हुए। एहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति हुए और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हुए। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 85, कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि मेघदूतम। ठीक है, भर्तृहरि मेघदूतम। देखिए, जो भर्तृहरि थे वह मेघदूतम की रचना नहीं किए थे। मेघदूतम की जो रचना किया गया था वह कालिदास के द्वारा किया गया था। मेघदूतम की रचना किसने किया था, कालिदास ने किया था। याद रखिएगा, मेघदूतम की रचना किसने किया था, कालिदास ने। और यहाँ पर जो भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि के कुछ लेखक हैं जैसे नीति शतक,
नीति शतक, श्रृंगार शतक, ठीक है, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये जो है ये भर्तृहरि के भर्तृहरि के रचना है, ठीक है, वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, ठीक है, तो ये भर्तृहरि के रचना है। और मेघदूतम जो है वह कालिदास ने इसको लिखा था। बाकी सभी जैसे कि बाकी सभी सही हैं, जैसे बाघभट्ट ने लिखा था अष्टांग हृदय, और काम मंदक ने लिखा था नीतिसार, ठीक है, काम मंदक ने लिखा था नीतिसार, विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। और ये महत्वपूर्ण है, विशाख दत्त वाला जो है ये महत्वपूर्ण है। विशाख दत्त की रचना जो है वह क्या है, मुद्रा राक्षस है। और मेघदूत जो है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जो है वह भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया था। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 86। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, ठीक है, ये सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। श्रेष्ठी जो था उसको साहूकार कहा जाता था गुप्त काल में। सतरवाह जो था वह व्यापारी हुआ करता था। कुलिक जो था, ठीक है, कुलिक जो था वह शिल्पी या कारीगर को कुलिक कहा जाता था। कायस्थ जो है लेखक को कहा जाता है, ठीक है, गुप्त काल में कायस्थ किसको कहा जाता है, लेखक को। और वहीं पर कुलिक जो है या कुलिक जो है उसको क्या कहा जाता था, शिल्पी या कारीगर को कुलिक कहा जाता था। और व्यापारी को साथरवाह कहा जाता था और साहूकार को श्रेष्ठी कहा जाता था गुप्त काल में। चलिए प्रश्न संख्या अब हम यहाँ पर 87 देख रहे हैं। महिर कुल का संबंध था, जो महिर कुल है उनका संबंध किससे था, तो महिर कुल का जो संबंध था वह हुण से था, ठीक है, महिर कुल का संबंध किससे था, हुण से था। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 88। कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाला थे। कन्नौज को महता किसने प्रदान किया था, तो ये मौखरी थे। मौखरी जो थे इन्होंने कन्नौज को महता प्रदान की थी, मौखरी। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 89। यहाँ पर है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था, तो गुप्त राजा वह जो कि विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह पदवी ग्रहण किए थे विक्रमादित्य की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब 90 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 90 है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। जो कुतुब मीनार के स्थित लौह स्तंभ है वह वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण उसमें अभी जंग नहीं लग रही है। इसी वजह से जो कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ है उसकी ओर वैज्ञानिकों का ध्यान खींचता है। क्यों, क्योंकि उसमें जंग रोधकता है। आगे देखते हैं पुनर्वर्धन भुक्ति यानी कि प्रांत। भुक्ति का मतलब क्या था, प्रांत था, अवस्थित है। जो पुनर्वर्धन भुक्ति है वह कहाँ पर अवस्थित है, तो वह अवस्थित है उत्तर बंगाल में, ठीक है, उत्तर बंगाल में यह अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण के किस स्थान पर उपलब्ध है, तो ये बाघ गुफाएं जो है यह दूसरा उदाहरण हुआ। पहला उदाहरण गुप्त काल का था वह था अजंता की गुफाओं की चित्रकलाएं, और दूसरा जो उदाहरण है वह बाघ गुफाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं 93 प्रश्न संख्या 93। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो परम भागवत की उपाधि जो धारण किया था वह पहला धारण किया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था, पहले समुद्रगुप्त ने। आगे है प्रश्न संख्या 94। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जो जानकारी है वह दसपुर शिलालेख से मिलता है, ठीक है। दसपुर शिलालेख से हमें जो मिलता है जानकारी वह मिलता है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जो जानकारी है निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलता है, वह है दसपुर शिलालेख से, ठीक है, दसपुर शिलालेख से। इस तरह से हमारा आज का वीडियो जो है गुप्त काल के ऊपर वह समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी गुप्त उत्तर काल होगा, ठीक है, या फिर वर्धन वंश, ठीक है, या वर्धन वंश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बाद के चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि गुप्त उत्तर काल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें गुप्त काल के बाद चैप्टर यानी कि चैप्टर संख्या 10 जो है वो पढ़ना है, जो कि है
गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश, ये 647 ईस्वी तक का काल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।